हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये फिजिक्स जिस चैप्टर के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, चलिए उसे देख लेते हैं। फिजिक्स जो कि एक ग्रीक वर्ड से है, फिजिक्स जो ये शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस के नाम पे फिजिक्स नाम पड़ा है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? फ्यूसिस का मतलब होता है नेचुरल, इसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं ना, जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं उन सभी चीजों के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये नेचुरल फिनोमिनन क्या होता है, इन सभी में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और किन किन चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इसमें नेचुरल फिनोमिनन जैसे कि लाइट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। जितने भी नेचुरल फिनोमिनन होते हैं उन सभी चीजों को हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर मोशन दिया गया, उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोशन ये है क्या। तो मोशन जो फर्स्ट यहाँ पे है, मोशन को दो स्टेट्स में बांटा गया है, ठीक है। मोशन जो है उसे दो स्टेट्स में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट। फर्स्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब तो आप सभी को पता ही है, जैसे ये क्या होता है, रेस्ट का मतलब आराम करना। इसका डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा जब उसका पोजीशन टाइम के साथ में चेंज ना हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, 2 सेकंड तक में मैंने अपना यहाँ से अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा कि मैं अभी रेस्ट में हूँ, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया, स्टेट ऑफ मोशन, जिसका मतलब क्या होता है, ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये होता है कि वो सभी बॉडीज, सभी ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, एक समय के साथ में अपने कुछ पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज को क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अगले 2 सेकंड में मैं इस जगह से इस जगह में मैंने अपना दूरी को तय कर लिया, ठीक है। तो मैंने एक क्या किया, यहाँ पे मोशन यहाँ पे तय किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आप देख सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो समझ गए कि एक समय के साथ में कुछ दूरी को तय करना, पर यहाँ पे और क्या लिखा हुआ, एंड ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि देखने वाले के ऊपर में भी मोशन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं कि मोशन जो है वो ऑब्जर्वर के ऊपर में किस तरीके से डिपेंडेंट होता है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक कार जा रही है, यहाँ से एक कार गुजरते हुए जा रही है, ठीक है। इस कार में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इस कार में 2 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, इस व्यक्ति के नजर में, इस इंसान के नजर में आप अगर बोलिएगा कि ये कार जो है ये मोशन में है, तो हाँ, इस व्यक्ति की नजर में ये कार मोशन में है। क्यों? क्योंकि अभी अभी डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि कुछ समय के साथ में वो कुछ दूरी को तय कर लेता है। तो ये जो व्यक्ति है, इससे पहले इस कार को कहाँ पे देखा था, इससे पहले ये कार यहाँ पे खड़ी थी, उसके बाद कुछ समय के साथ में ये क्या होती है, कुछ दूरी को तय कर लेती है। मतलब कि इस व्यक्ति के नजर में, इस ऑब्जर्वर के नजर में ये जो कार है ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। अब इस कार में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसका नाम ए रख देते हैं और एक का नाम बी रख देते हैं। एक का नाम ए रख देते हैं और दूसरे का नाम बी रख देते हैं। अच्छा, ए के नजर में क्या बी जो है वो मोशन कर रहा होगा, तो ये जो है ये नहीं कर रहा होगा। ए के नजर में बी मोशन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अभी डेफिनेशन देखिए कि कुछ समय के साथ में कुछ दूरी को अगर हम लोग तय कर लेते तो ही मोशन होगा, पर ए के नजर में बी ने तो कोई भी अभी तक अपने दूरी को तय नहीं किया, तो इसी कारण से ए के नजर में बी जो है वो मोशन नहीं कर रहा है। पर ये जो सी यहाँ पे है, इसके नजर में ये ए और बी दोनों ही क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन का मतलब समझ गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर मोशन के न्यू टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है।
तो इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी सेम टाइम के साथ में इक्वल डिस्टेंस को कवर अप करे, ठीक है, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। अमन जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से पॉइंट सी और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक दूरी को तय करता है। ठीक है, ये ए से बी 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर अप करता है, जबकि ये पॉइंट बी से पॉइंट डी 1 घंटे में ये भी 60 किलोमीटर ही कवर अप करता है, और पॉइंट सी से पॉइंट डी 1 आवर में ये 60 किलोमीटर ही कवर अप करता है। ठीक है, तो इसमें ये देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस कवर अप। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसे आप लोग समझे कि एक सेम टाइम के साथ में 1 घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर, तो हर घंटे में उसने कितना किलोमीटर को कवर अप किया, कितना डिस्टेंस को कवर किया, 60 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम के साथ में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर अप करें, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए इसे भी एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो अमन का दोस्त ये रवि है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक ये भी जाता है। ठीक, ये 1 घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक, पॉइंट बी से पॉइंट सी के रास्ते में इसे ट्रैफिक मिल जाता है, तो इसलिए ये 1 घंटे के अंदर में 40 किलोमीटर ही कवर अप कर पाता है, जबकि पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में कोई ट्रैफिक नहीं था, तो ये अगले 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर कवर अप कर लेता है। ठीक है, तो इसमें ये देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, पर अनइक्वल डिस्टेंस कवर यहाँ पे किया जा रहा है, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज को कहते हैं जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तो मेजरमेंट, जैसे कि ये आप मार्कर देख सकते हैं, इसे अगर मेजर करें तो इससे किन किन चीजों से मेजर किया जा सकता है, इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, ये जो मार्कर है इसका वेट कितना होगा, तो ये सब क्या है, ये सब मेजरमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, अभी बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, तो इससे किससे मेजरमेंट करेंगे हम लोग, सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से, इन सभी चीजों से मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो सभी क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो वैसे क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को 2 क्वांटिटीज में बांटा गया है, इसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड से ही उसे सिर्फ मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं कि किस चीज से इसको मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड जो ये शब्द है, ये मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज का परिमाण। ठीक है, किसी भी चीज का मात्रा, यानी कि किसी भी चीज का सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट करके ही हम लोग उसके क्वांटिटीज के बारे में पता कर सकते हैं, उसमें और कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये मार्कर, इसका अगर क्वांटिटी पूछा जाए तो इसमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगा, सिर्फ इसमें लेंथ इसका बता दिया जाए कि ये 10 सेंटीमीटर का है या 15 सेंटीमीटर का है, तो सिर्फ इसके लिए, इस मार्कर के लिए सिर्फ इतना ही काफी होगा। ठीक है, अगर कहा जाए कि इसका लेंथ कितना होगा तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर कह देने से इसका जो मेजरमेंट है सिर्फ इतना ही काफी होगा। अगर इसका वेट पूछा जाए कि कितना होगा, ठीक है, तो इस मार्कर का वेट कितना हो जाएगा, इस मार्कर को अगर कहते हैं कि 20 ग्राम, तो इसके मेजरमेंट के लिए सिर्फ इतना ही काफी होगा कि ये 20 ग्राम का है, इसके अलावा तो और कोई भी मेजरमेंट्स का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए, ठीक है, उसका मेजरमेंट हो जाए, तो वैसे क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल्स में लेंथ,
वेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए वेक्टर क्वांटिटीज को देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, इसमें भी परिमाण मात्रा का जरूरत पड़ता है, उसके साथ साथ में डायरेक्शन का भी जरूरत पड़े तो वैसे क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब तो आप सब समझ ही चुके हैं, इसमें डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलिए इसे भी एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि फोर्स लगाना है किसी चीज के ऊपर में, आपको धक्का देना है, बल लगाना है। फोर्स का मतलब क्या है? बल होता है। ठीक है, तो आप अपने दरवाजा के ऊपर में, अपने गेट के ऊपर में आप बल लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सिर्फ उसमें बल लगाने से उसके बारे में पता चल जाए? नहीं, तो उसमें बल लगाना पड़ेगा और कौन से डायरेक्शन में बल लगाना पड़ेगा इसमें वो भी जरूरी है। ठीक है, उस गेट को ओपन करने के लिए बल तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ये भी जरूरी है। ठीक है, तो वैसे क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन का भी जरूरत होता है, ठीक है, तो वैसे क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि किन किन चीजों में जरूरत पड़ेगा? फोर्स, फोर्स में अगर डोर में आप धक्का लगाते हैं तो उसमें बताना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में उसे धक्का लगाना है, अपने तरफ खींचना है या अपने से दूर भेजना है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब इन सभी चीजों को आप लोग समझ गए। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये रवि है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाता है, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये चलते हुए पहुंचता है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये पहुंचा। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने चला 8 किलोमीटर और बी से सी इसने चला 6 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या कहता है? टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द बॉडी। जितना एक्चुअल पाथ इसने कवर अप किया ना, इसे क्या कहते हैं? इसे ही डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मतलब कि इनिशियल और फाइनल के बीच के शॉर्टकट को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल पोजीशन किसको कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कोई चलना स्टार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पोजीशन कहां पे कहते हैं? जहां पे वो चलना अपना रोक लिया। ठीक है, जहां तक वो पहुंचा, फिनिशिंग लाइन को क्या कहते हैं? इनिशियल फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी वो क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मतलब कि ए और सी जो ये हो गया, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर कहा जाए रवि ने टोटल कितना डिस्टेंस को कवर अप किया, तो टोटल डिस्टेंस तो काफी इजी है निकालना। डिस्टेंस कितना इसने कवर अप किया? 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, टोटल इसने 14 किलोमीटर को कवर अप किया। ठीक है, जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट कहा जाए कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर अप किया, तो ए से सी तक के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है? ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर। तो ए सी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस 36 ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा? ये 100 अंडर रूट टोटल 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। ए सी कितना हो गया? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसे समझे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। ये डिस्टेंस कितना तय किया? ये ए से बी तक, बी से सी तक 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, टोटल 14 किलोमीटर इसने कवर अप किया। तब डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ट्रायंगुलर मेथड से पूछा जाता है या तो एक सर्कुलर मेथड से पूछा जाता है। तो दोनों को ही चलिए देख लेते हैं। ट्रायंगुलर वाला ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सर्कुलर वाले को भी देख लेते हैं। तो चलिए सर्कुलर मेथड को भी समझ लेते हैं।
ये एक सर्कल हो गया, इसका रेडियस कितना 7 किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट ए से यहां से कोई एक एथलीट है जो कि दौड़ना स्टार्ट करता है, तो वापस से कब जीतेगा, जब ये एक पूरा चक्कर काटते हुए वापस से यहीं पे ये आता है, तभी वो जाकर के वो अपने रेस को जीतेगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। अगर कहा जाए इस सर्कल का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस से निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। 2 हो गया पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस 7 किलोमीटर है, तो 7 और 7 कैंसिल आउट, 44 किलोमीटर ये टोटल इस सर्कल का डिस्टेंस हो गया। सर्कल का डिस्टेंस कितना हो गया 44 किलोमीटर। अगर कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने समझा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इस एथलीट का इनिशियल स्टार्ट भी यहीं पे किया था और फाइनल पोजीशन क्या हो गया यहीं पे, यही ए पोजीशन में ही आकर के इसका फाइनल हुआ। अगर इनिशियल और फाइनल सेम हो जाता है, अगर जहां से वो स्टार्ट करता है और वहीं पे वो फाइनल हो जाता है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो सेम पॉइंट में ही आकर के कोई भी चीज अगर रुकता है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और वापस घूम करके पॉइंट ए में ही आकर के रुके, तो वहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मेथड और सर्कुलर मेथड, इन दोनों मेथड से एग्जाम में क्वेश्चंस को ज्यादातर पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसे आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पॉइंट ए से कोई चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक चल करके गया जो कि 6 किलोमीटर है, पॉइंट बी से वापस ये पॉइंट ए तक आ गया, ठीक है, जो कि है 6 किलोमीटर। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और इसमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इन दोनों के आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ को कवर अप किया हुआ रहता है उसे ही डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल पाथ यानी कि अगर ये रमेश यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 5 किलोमीटर और ये मुड़ जाता है यहाँ से बी से सी तक में, तो ये एक्चुअल पाथ जितना कवर अप किया हुआ है, तो इसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस। यानी कि टोटल इसने कितना डिस्टेंस को कवर किया है, 8 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल। इनिशियल इसने स्टार्ट किया यहाँ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों के शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एसआई यूनिट। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। उसके बाद डिस्टेंस को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंटेड करते हैं, कैपिटल डी से, और डिस्प्लेसमेंट को भी कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। और डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता या जीरो भी नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव और जीरो दोनों ही हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम जगह में ही अगर लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे एथलीट जो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, ये दौड़ते हुए वापस से यहीं पे आकर के खत्म करता है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम जगह में अगर लाई करे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वहां पे जीरो हो जाता है। उसके बाद डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का जरूरत होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज इसमें है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किस तरीके से हो सकता है समझ लेते हैं कि पॉइंट ए से ये चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक चल करके गया, पॉइंट ए से चलते हुए पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक चला, उसके बाद में पॉइंट सी से ये मुड़ते हुए पॉइंट डी तक चला गया, ठीक है। तो ये चलना स्टार्ट किया था ईस्ट डायरेक्शन में, पर चलते चलते ये पहुंच गया अपने ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर में। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। ये डायरेक्शन चलना स्टार्ट किया था ईस्ट की तरफ में, जबकि फाइनल पोजीशन कहाँ पे आ गया, वेस्ट की तरफ में।
तो दोनों में ही क्या यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आए तो डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो, नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है। स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, और तो क्या दिया गया है कि आप कितने टाइम के साथ में कितने डिस्टेंस को कवर अप कर लेते हैं, ये कौन बताता है, ये स्पीड बताता है। अगर कहा जाए कि आप 60 की स्पीड से आप अपने बाइक को चला रहे, इसका मतलब क्या है कि आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर अप कर जाइएगा। ठीक है, तो इसी से इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसी के डेफिनेशन से कि टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, कि आप डिस्टेंस अपना कवर अप करिएगा कितने टाइम के साथ में, पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि आप कितने डिस्टेंस को कवर करिए कितने दूरी में, ये कौन बताएगा, स्पीड बताएगा। ठीक है, अब ये स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो यानी कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया सिंबल, इसका स्पीड का सिंबल क्या होता है, वी। स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, वी से। और डिस्टेंस को इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि डिस्टेंस जो है उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी कैपिटल डी किसी से भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं। और टी जो टाइम जो है उसको किससे डिनोट करेंगे, टी से। तो ये स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ गया, ये स्पीड का फॉर्मूला, ये स्पीड का ऐसा यूनिट। ठीक है, स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, टाइम जो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसी कारण से स्पीड जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसे वेलोसिटी क्या है उसे भी समझ लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑकर पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम के साथ में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उससे वेलोसिटी कहेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते, इसे भी समझ लेते कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। इसीलिए वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v के ऊपर में रे का साइन, v जो है इसके ऊपर में रे का साइन। तो ये रे का मतलब क्या होता है कि ये कौन सा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, कौन सा सिंबल से, इसी में पहले हम लोग समझ चुके हैं कि इसको स्मॉल या कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और टाइम जो है इसको टी से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट। तो डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है, इसके ऐसा यूनिट को भी समझ लिया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल्स को समझ लेते हैं कि इस तरीके से स्पीड को फाइंड आउट किया जाएगा। अगर डिस्टेंस कहा जाए, अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एस, डिस्टेंस जो है वो अगर कहा जाए कि आपको जाना है 60 किलोमीटर, ठीक है, और आपने इसे कितने देर में कवर किया, इसे आपने 3 आवर्स में कवर अप किया, तो स्पीड कितना हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, टाइम कितना है 3 आवर। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, तो स्पीड कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि इसका यूनिट जो है आवर के साथ में किलोमीटर आएगा, जबकि मीटर के साथ में क्या आएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा। सेम इसी तरीके से वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ इसे भी समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट ये कितना करता है, ये 80 किलोमीटर टूवर्ड्स
नॉट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का भी जरूरत होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की भी जरूरत होता है। और उसके बाद ये कितने टाइम में कवर अप करता है 80 किलोमीटर, ये 2 आवर्स में कवर अप करता है 80 किलोमीटर। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 80 किलोमीटर और टाइम कितना 2 आवर, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझ लिया, तो चलिए समझते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी और पॉइंट सी से पॉइंट डी, ये 2 सेकंड में 10 मीटर कवर अप करता है। ये 5 सेकंड में बी से सी तक में, ये 5 सेकंड में 10 मीटर को कवर अप करता है। और सी से डी तक के दूरी में ये 10 सेकंड में 10 मीटर को कवर अप करता है। तो अगर कहा जाए कि ए से बी तक के बीच में कितने का यहाँ पे स्पीड है, ए से बी तक के दूरी में जितना ये ए से बी तक में डिस्टेंस ये कवर अप किया हुआ, तो इसमें इसका स्पीड क्या रहा होगा, तो इसका स्पीड क्या रहा होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ये हो गया 10 और टाइम हो गया ये 2, तो स्पीड यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/2, कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड ए से बी तक में। अब बी से सी तक में इसका स्पीड कितना हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। और सी से डी तक में इसका स्पीड क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से ए से डी तक के बीच में इसका स्पीड कभी 5 मीटर पर सेकंड था, कभी 2 मीटर पर सेकंड था, कभी 1 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि ए से डी तक में इसका स्पीड कितना होगा, तो ये कैसे बताया जा सकता है, यहाँ पे तो 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो इसी कारण से एवरेज स्पीड का, स्पीड के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सभी डिस्टेंस को एक्यूमुलेट कर देना होता है, जितना टोटल डिस्टेंस को कवर अप किए हुए हैं, टोटल डिस्टेंस को एक साथ में ऐड करके और जितने टाइम में इसको कवर अप किए उतने टाइम को ऐड कर देते हैं और आपस में उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एवरेज स्पीड फाइंड हो जाता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ए से डी तक में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, टोटल हो गया 30 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, टोटल कितना हो गया 17 सेकंड। ठीक है, इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का एवरेज स्पीड निकल करके इतना मीटर पर सेकंड हम लोगों का, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ मीटर पर सेकंड हम लोगों का निकल करके आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, ये हम लोगों का पता चल गया। ठीक है, चलिए अब एवरेज वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये भी इसी की तरीके में है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसमें ध्यान पे रखना है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसी कारण से इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज स्पीड में दो फॉर्मूले को आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा, एक टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम और दूसरा इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कब हम लोग करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखने वाला है। यहाँ पे एक नोट है कि इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग बट एट यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ में अगर चेंज होता है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ में चेंज होता है, जैसे कि ए से बी तक में उसका 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, फिर बी से सी तक में 2 मीटर कहीं स्पीड है, और उसके बाद में सी से डी तक के बीच में उसका 2 मीटर पर सेकंड कहीं वेलोसिटी होता है, तो पूरे में उसका ए से डी तक के बीच में हर जगह में उसका 2 मीटर पर सेकंड ही यहाँ पे उसका वेलोसिटी रहा। तो वैसे में एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म रेट पे अगर रहता है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और जब नॉन यूनिफॉर्म रहे तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स के साथ में देख लेते हैं इसे। ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक है, ये 3 सेकंड में 15 मीटर को ये भी कवर अप करता है। बी से सी ये 5 सेकंड में 15 मीटर को कवर अप यहाँ पे करता है, और यहाँ पे 15 सेकंड में 15 मीटर को कवर अप किया जाता है।
तो फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी तक, ए से डी तक में डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 45 बाय टोटल टाइम कितना हो गया 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 15 23 सेकेंड। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ध्यान पे रखना है आपको कि इसे कब इस्तेमाल करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जब ये नॉन यूनिफॉर्म हो। और ये नॉन यूनिफॉर्म की स्पीड से जा रहा, 3 सेकंड में 15 मीटर कवर अप हुआ, 5 सेकंड में 15 मीटर और 15 सेकंड में 15 मीटर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का कब इस्तेमाल करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी यूनिफॉर्म रेट से अपने पोजीशन को चेंज करता है तब, ठीक है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी, बी से सी और सी से डी, ये 2 सेकंड में 10 मीटर, ये बी से सी में भी 2 सेकंड में 10 मीटर और ये सी से डी ये भी 2 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म रेट के साथ में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, ए से बी तक में इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी तक में 10 मीटर और टाइम कितना 2 सेकंड, इसीलिए वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड और इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इनिशियल 5 मीटर से ही स्टार्ट हुआ था और फाइनल भी 5 मीटर में ही खत्म हुआ। फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल प्लस फाइनल। तो क्या करना है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रेट से जब चेंज हो तो इनिशियल, इनिशियल कितना है 5 मीटर, फाइनल कितना है 5 मीटर, ठीक है, और बाई फॉर्मूला 2 ऐड इसे करेंगे तो 10/2, कैंसल आउट इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को अगर यूनिफॉर्म रेट में रहे तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ये आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक न्यूमेरिकल्स के साथ में समझ लेते हैं। क्वेश्चन, a car covers distance of 260 km from Delhi to Jaipur towards east in 5 hours, ठीक है, in the morning and return to Delhi in evening covering the same distance in same time. Find average speed and find average velocity. क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली से, ये दिल्ली से जयपुर तक जाता है जो कि 260 किलोमीटर यहाँ पे कवर अप करके जाता है, कितने टाइम में 5 आवर्स में, ठीक है। 260 किलोमीटर दिल्ली टू जयपुर 5 घंटे में जाता है और वापस जयपुर से दिल्ली रिटर्न आता है जो कि 260 किलोमीटर ही कवर अप करके आता है 5 आवर्स में ही। तो इसमें फाइंड करने के लिए कहा गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 260 किलोमीटर गया और 260 किलोमीटर वापस रिटर्निंग में टाइम लगा, 5 आवर्स जाने में टाइम लगा और 5 आवर्स आने में टाइम लगा। टोटल कितना हो गया 20 और 520, 520 बाई 10, ठीक है, 520 बाई 10। इसे कैंसल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 कैंसल, 52 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो गया 52 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा दिया गया है एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फाइंड क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल से वापस उसका फाइनल पॉइंट भी सेम जगह में ही अगर लाई करता है, इनिशियल और फाइनल, यानी कि अगर वो जाता है और रिटर्न सेम पोजीशन में ही आ जाता है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये दिल्ली से जयपुर गया और जयपुर से वापस दिल्ली ही आ गया, यानी कि जहां से चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गया। तो जहां से चलना स्टार्ट कर वापस वहीं पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाता है 0।
तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 5 + 5 0/10 आवर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 km/h, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया 0 km/h। तो इसमें ध्यान पे रखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर जहां से स्टार्ट किए वापस रिटर्न वहीं पे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 हो जाएगा। एक और न्यू टॉपिक्स को आज हम लोग समझने वाले हैं जो कि है एक्सेलरेशन। ये जो वर्ड है एक्सेलरेशन, इससे आप लोग पहले से ही परिचित है कि एक्सेलरेशन ये क्या होता है। बाइक में जो एक्सेलरेटर होता है उसका काम क्या होता है, इस चीज से आप लोग पहले से ही परिचित है कि क्या होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर जो बाइक में होता है उसका काम ही होता है कि स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। एक्सेलरेटर जो होता है उसका काम ही होता है स्पीड को बढ़ाना। तो ये शब्द जो है एक्सेलरेशन, इसका भी मतलब वही है कि इसका भी मतलब वही होता है कि स्पीड को बढ़ाना, ठीक है, किसी भी चीज में स्पीड को बढ़ाना। तो इसका डेफिनेशन भी क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। डेफिनेशन भी यही कहता है कि समय के साथ में उसका वेलोसिटी जो रहे वो चेंज होते हुए चला जाए। वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को, वेलोसिटी जो रहता है वो स्पीड के तरह ही होता है, ठीक है। वेलोसिटी में बस डायरेक्शन के साथ में आ गया तो वेलोसिटी, और नॉर्मली अगर रहा तो वो स्पीड रहेगा, ठीक है। तो टाइम के साथ में वेलोसिटी को अपना कवर अप करते हुए चला जाए तो क्या हो जाएगा, वो इसी को एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसको किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, पॉइंट ए में ये रेस्ट में है, ठीक है, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। अब ये ए से बी तक पहुंचा, बी तक में इसका स्पीड यहाँ पे हो गया 10 मीटर/सेकंड, ठीक है। ये 0 से इतने से 0 यहाँ पे अभी रेस्ट में ये था तो इसका स्पीड क्या रहेगा 0 मीटर/सेकंड, ये अभी स्टार्ट ही नहीं है तो 0 मीटर/सेकंड। ये बी तक पहुंचा तब तक इसका स्पीड 10 मीटर/सेकंड हो गया था, इसको ए से बी तक पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन तब इसमें कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी इसका 10 मीटर/सेकंड है, इनिशियल क्या है, इनिशियल 0 मीटर/सेकंड है, और बाय टाइम, टाइम कितना है 5 सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको v से डिनोट करते हैं। इनिशियल जो होता है उसको u से डिनोट करते हैं, और टाइम जो होता है उसको t से करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर, इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना लगा 5, ठीक है। 10/5 इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया पर सेकंड स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर/सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो ये मीटर और ये 2 सेकंड दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर आया इसी कारण से स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर/सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में देखते हैं कि मीटर/सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, या तो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है मीटर/सेकंड -2, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जब भी ये मीटर/सेकंड का मतलब क्या है मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये अभी कहाँ पे है डिनोमिनेटर में है, ठीक है। जब इसे हम लोग ऊपर लाते हैं न्यूमरेटर में, जब लाते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में आप लोगों को मैथ में समझने को मिलेगा, जब भी इसे हम लोग ऊपर की तरफ लाते हैं तब ये क्या हो जाता है माइनस के साइन में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए या तो मीटर/सेकंड यहाँ पे मीटर/सेकंड, या तो मीटर/सेकंड -2, ये दोनों ही सही है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी समझ लिए, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट को भी समझ लिए मीटर/सेकंड स्क्वायर या ms-2। इसका ये एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ये जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सेलरेशन भी जो हो गया ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को भी समझ लिए, इस तरीके से एक्सेलरेशन को बनाया जाता है। अब हम लोग रिटार्डेशन को समझ लेते हैं। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, अच्छा एक्सेलरेशन मतलब समझ लिए, स्पीड को इंक्रीज करना मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन। अब इसका ठीक अपोजिट होता है रिटार्डेशन, ठीक है। इसको 2-3 नामों से जानते हैं, या तो रिटार्डेशन, ठीक है, या तो रिटार्डेशन, या तो डिक्लेरेशन, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन।
कुछ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं रिटार्डेशन क्या है। या तो रिटार्डेशन या तो डिक्लेरेशन या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तीनों ही नाम से इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछे तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों ही ये सेम होता है, या रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, तीनों ही सेम होता है। एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ रहा था, जबकि रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये जो होता है इसमें स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्पीड घटेगा। स्पीड कब घटेगा, जब हम लोग गाड़ी को चलाते ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्पीड अब क्या होगा, स्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहां से पॉइंट ए से क्या हुआ था, पॉइंट ए से यहाँ पे जब स्टार्ट किए हुए थे पॉइंट बी तक पहुंचे थे, इनिशियल में ये गाड़ी क्या था 0 मीटर में खड़ा था ये, ठीक है। बी में ये 10 मीटर तक पहुंच गया। अब उसके बाद बी से सी में ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड था, इसमें ब्रेक अप्लाई करते, तो ब्रेक अप्लाई करते तो ये सी तक पहुंचते पहुंचते 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड में आ जाता है। ये अपने टाइम को 5 सेकंड के अंदर में 10 मीटर से 5 सेकंड तक में आने में इसको 5 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो B से C तक के बीच में रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन जो होता है वो भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का ही, पर आंसर जो रहेगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसीलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम v माइनस u बाय टी, ठीक है। v जो है ये फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या है, इस बार b और c के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं, इसी कारण से c जो होगा ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 5, इनिशियल क्या हो जाएगा 10, टाइम कितना लगता है 5 सेकेंड, माइनस 5 बाई 5 कैंसल आउट, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर इसमें माइनस में आया। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। उसको समझेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जिसे जानते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन जो है उसे इसमें ध्यान पे रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये इक्वेशन जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मोशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स है वो इसी से बनेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है ग्रेविटेशनल चैप्टर भी जो आएगा उसमें भी इस जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसमें बहुत इसमें रोल रहेगा। तो इसलिए आपको इक्वेशन जो दिया गया इस इक्वेशन को अच्छे से ध्यान पे रखना पड़ेगा। कहाँ यूज होगा ये भी बताएंगे, न्यूमेरिकल्स भी कुछ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन किस तरीके से बना है उसे डिराइव कर लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके दिखाने के लिए। तो चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये जो दिया गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v u a t s ये सब क्या है इसको देख लेते हैं। v मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। v मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या है t फॉर टाइम, s फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते डिराइव करना, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये प्रूफ करना है कि ये कैसे आया है, ठीक। तो चलिए इसमें क्या दिया गया एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ही बनाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है। v माइनस यू बाई टी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो a मल्टीप्लाई टी इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। तो देख सकते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पे अब बन गया है। v यहाँ पे रखे u प्लस ए टी, u यहाँ पे माइनस के साइन में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये फॉर्मूला बन गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो था ये डिराइव हो गया। अब सेकंड इक्वेशन किस तरीके से होगा चलिए उसको भी समझ लेते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है ये एवरेज वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही देखे थे ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी।
अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी इसमें कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी इसमें कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, u प्लस वी बाई 2, ये फॉर्मूला। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है उसको किससे डिनोट करेंगे, s से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे s बाई t, ठीक है, फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। अब इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, t जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे t मल्टीप्लाई u प्लस v बाई 2 इक्वल टू s। और यहाँ पे v जो दिया गया है, ये जो v है, v हम लोगों ने यहाँ पे अभी अभी इसके फॉर्मूला को निकाल लिया कि v का कितना आया हुआ है वैल्यू, v है u प्लस at के इक्वल। इसीलिए v के जगह में हम लोग क्या करेंगे, u प्लस at का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। u v का वैल्यू जो है u प्लस at पुट कर सकते हैं यहाँ पे, u प्लस at बाई 2 इक्वल टू s। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि u प्लस u, तो u प्लस u क्या हो जाएगा, 2u प्लस at बाई 2 इक्वल टू s। अब ये t जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस t को पहले u 2u के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस t को at के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर में जब रहता है तो ये t जो रहेगा एक एक बार करके मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ में। तो t सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2ut। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इस t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8t के साथ में, तो 8t स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए क्योंकि t और t दो बार आ गया इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2 इक्वल टू s। चलिए अब फॉर्मूला हम लोगों का बन गया। ये क्या दिया गया, डेनोमिनेटर में 2, इसका मतलब ये क्या है 2ut, ये इसका भी है और at स्क्वायर जो है 2 इसका भी है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू s। इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वापस यही फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा इसमें, ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर इक्वल टू s। तो ये सेकंड इक्वेशन जो है ये भी यहाँ पे डराइव हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ध्यान पे रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर में से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो था इसे एक्सेलरेशन से फाइंड आउट करेंगे, सेकंड जो है उसको एवरेज वेलोसिटी से, और थर्ड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए यही सेकंड इक्वेशन के वैल्यू में t जो है, ये टाइम जो है, टाइम के वैल्यू को पुट करके थर्ड इक्वेशन जो रहेगा ये पता चल जाएगा। तो चलिए सेकंड इक्वेशन को लेकर के ऊपर आते हैं, इस सेकंड इक्वेशन को ऊपर लेकर के आते हैं, v इक्वल टू u t प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये t जो है, टाइम जो है, टाइम का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। तो टाइम का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, ठीक है। t फाइंड करना है इसलिए t को क्या करेंगे, t को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे, v माइनस यू, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू आया v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। अब t जहां पे है उसके जगह में v माइनस यू बाई ए के फॉर्मूला को यहां पे पुट कर देना पड़ेगा, ठीक है। u t कितना आया हुआ है, v माइनस यू बाई ए, फिर से 1 बाई 2 a हो गया यहाँ पे, फिर t पे स्क्वायर, इसका मतलब v माइनस यू बाई ए पे यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। v यहां पे रहेगा, सॉरी v नहीं s, ठीक है। इसके बाद में फिर अब क्या करना पड़ेगा, ये जो u है पहले जैसे कि इसमें क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे एक एक करके, वैसे ही क्या करना पड़ेगा, u को सबसे पहले v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u v, फिर u यहां पर भी u यहां पर भी, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई ए प्लस 1 बाई 2a मल्टीप्लाई अब v माइनस यू का स्क्वायर और a का स्क्वायर, ठीक है। तो a पे पावर 2 है, a पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अब v माइनस यू पे होल स्क्वायर, तो v माइनस यू पे होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें क्या हो जाएगा v स्क्वायर
प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब कि 2vu, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक a है न्यूमरेटर में, यहाँ पे a पे स्क्वायर है, a पे स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a मल्टीप्लाई a, तो ये a और ये डिनोमिनेटर a, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, u v माइनस यू स्क्वायर बाई a प्लस 1/2 v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई a, ठीक है। 2 और a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन मिला। 1 यहाँ पे लिखे चाहे यहाँ से हटा दे, ठीक है, 1 यहाँ पे लिखे चाहे यहाँ से हटा दे, बात वही रहेगा, ठीक। तो अब ये इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे a डिनोमिनेटर और यहाँ पे 2a, अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, a और 2a का निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, 2a आएगा। अब एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन करना पड़ता है, यहाँ पे कितना है, a है, यहाँ पे कितना है, 2a है, तो a को 2a के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 के साथ में uv को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2uv हो जाएगा। फिर 2 को u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये 2a सेम है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं तो न्यूमरेटर भी सेम उतर जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, 2uv प्लस में है, यहाँ पे माइनस में 2uv है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर रहे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, क्या है, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। बिगर नंबर में माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर बचेगा प्लस वी स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या लाना है हम लोग को, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यू स्क्वायर जो है वो 2as के पास चला जाएगा, यू स्क्वायर जो है ये 2as के पास में आ जाएगा, 2as ये माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो प्लस में हो गया, ये फाइंड आउट हो गया थर्ड इक्वेशन भी, ठीक है। ये डिराइव किस तरीके से हुआ इसे भी आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। और ये जो इक्वेशन है थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए, और नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसे अभी नहीं समझ पाइएगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उन सभी चीजों में आप लोगों को दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन को ध्यान पे रखना है।